तो अब वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का, वक्त आ गया है कुछ कर गुजरने का, अब वक्त आ चुका है अपने आप को प्रूव करने का कि तुम में भी दम है, तुम भी कुछ कर सकते हो। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम आ गए हैं, अब प्रूव करके दिखा देना है कि जो तुम कर सकते हो वो सब लोग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि खाली तुम ही कर सकते हो, कर सकते हो ऐसे लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एग्जाम की वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है गॉस थ्योरम, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होता है एरिया वेक्टर, और क्या होता है लाइन चार्ज डेंसिटी, क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, का ये आपको पता है? अगर नहीं पता है तो आप देखते रहिए, वीडियो को फॉलो करते रहिए, भरोसा करिए मेरे पे, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। समझ सकता हूँ जितना अभी लेटेस्ट वर्जन स्टूडेंट्स की क्या थिंकिंग रहती है, कैसे समझाना है, भरोसा करिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये समझने के लिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पहला टॉपिक लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। इस तरह के डेरिवेशन एग्जाम में कंफर्म है, आएगा ही आएगा। इस तरह का डेरिवेशन जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं एग्जाम में कंफर्म है, आएगा ही आएगा, 100% आएगा ही आएगा। तो उसको समझने के लिए, उस डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हम लोग को समझना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक होता है लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो एक चार्ज होता है, तुम लोग जानते हो एक चार्ज होता है, ये एक प्लस पॉजिटिव चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब प्लस चार्ज की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आसपास, जैसे कि कोई विधायक जी हैं आपके एरिया के विधायक जी हैं, तो उनके आसपास के गांव में क्या है? दबदबा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बने रहेगा इस चार्ज का, ठीक है। तो यही है, इस चार्ज की जितनी दूर तक फील्ड है, जितनी दूर तक इसका अपना अक्खा एरिया उनका है, इसका एरिया जितना है उसमें इसका कितना प्रकोप है इस प्लस क्यू चार्ज का, वही क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है? प्लस क्यू से ओरिजिनेट होती है और माइनस क्यू पे टर्मिनेट होती है। तो प्लस क्यू से ओरिजिनेट होती है और माइनस क्यू पे टर्मिनेट होती है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो इस तरह से, ऐसी इनफाइनाइट लाइन ऑफ फोर्स हो सकती है प्लस क्यू से। तो समझने की बात सिर्फ ये है कि जो पॉजिटिव प्लस क्यू से जो लाइन ऑफ फोर्स निकलती है, प्लस क्यू से निकलती है और माइनस क्यू पर टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो मेरे इस हाथ की तरफ एक दीवार है और इस हाथ की तरफ एक दीवार है। तो मेरे इस तरफ जो दीवार है, इस तरफ जो दीवार है, उस पूरी दीवार पे फैले हैं कैसे? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और इस दीवार पे पूरे पे फैले हैं कैसे? नेगेटिव चार्ज। तो लाइन ऑफ फोर्स जो निकल रही है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। इस दीवार से मान लो कि 100 नहीं मानते हैं, 1000 लाइन ऑफ फोर्स, इस तरह की लाइन ऑफ फोर्स, इस दीवार से 1000 लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है। लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर लाइन ऑफ फोर्स, दोनों एक ही बात है। इस दीवार से 1000 लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाली दीवार है, प्लस क्यू है, और इधर टर्मिनेट हो रही है। तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा लाइन ऑफ फोर्स का? ये होगा डायरेक्शन, ठीक, ये होगा। अब फ्लक्स क्या आ गया यहां से? इनके रास्ते में, इन लाइन ऑफ फोर्स के रास्ते में हमने रख दिया एक सरफेस। ये मेरे पास बुक है, इस बुक को मान लेते हैं क्या? सरफेस। तो इधर से जो निकल रही है, अब ये सरफेस बीच में 1000 लाइन इसके आसपास आसपास हर जगह से लाइन ऑफ फोर्स आ रही है। लेकिन मान लिया कि 100 लाइन ऑफ फोर्स इसमें से टकरा के आगे को निकल जा रही है, इसमें से टकरा के इसके आर पार निकल रही है, इसमें से टकरा के आर पार निकल रही है। मान लिया 1000 निकल रही थी लाइन ऑफ फोर्स इस दीवार से, रास्ते में हमने इस सरफेस को रख दिया। अब इस सरफेस से 1000 में से 100 जो है इसमें से पास होके जा रही है। तो इस बुक से रिलेटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब तुमको समझ में आया? लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही होता है, जितनी लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस से पास हो रही है वही क्या कहलाता है? उस सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो अब क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स बना नहीं सकते हम लोग, लाइन ऑफ फोर्स इस बोर्ड पे बना नहीं सकते, तो 3D में नहीं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है फिलहाल। तो दुआ करिए आप लोग कि जल्दी से जल्दी मेरे पास डिजिटल बोर्ड आ जाए। तो ये एक मेरे पास सरफेस है और लाइन ऑफ फोर्स इधर से आ रही है, मान लो इधर से आ रही है, बहुत सारी आ रही है, बहुत सारी, कुछ तो पास हो जाएंगी। ये देखिए लाइन ऑफ फोर्स कहीं से आ रही है, कहाँ से आ रही हो? इन लोग से पूछते हैं कहाँ से आ रही हो, बता नहीं रही है। कहाँ से आ रही हो? बता नहीं रही हैं लोग, ठीक। ये लाइन ऑफ फोर्स है, ये लाइन ऑफ फोर्स, और भी है बहुत सारी। ये देखिए बहुत सारी लाइन ऑफ फोर्स है, लेकिन मान लो 100 लाइन ऑफ फोर्स इस सरफेस में से क्रॉस हो रही हैं, तो यही इस सरफेस का क्या है? इस सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो एक लाइन लिख देंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लाइन लिख देंगे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, द मेजर ऑफ
number of line of force line of force passing through some surface passing through some surface held in the electric field ये क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही होता है अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रख दी जाए तो उस सरफेस से जितने लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। यही तो बताया गया अभी, यही बताया गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और ये डायग्राम बना देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाई फाई, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए फाई ई, इट इज डिनोटेड बाई फाई ई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। इट इज डिनोटेड बाई फाई ई। क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्यों पढ़ रहे हैं? आपको तो नहीं पढ़ना सर, हमको नहीं पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम तो पढ़ने आए थे लाइन ऑफ डेरिवेशन पढ़ने आए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने लगे। अरे इलेक्ट्रिक वो डेरिवेशन करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके बिना अगर तुम कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम रट रहे हो। कितना रटोगे? बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, हिंदी है, इंग्लिश है, कितना रटोगे? इसलिए इसको समझना पड़ेगा। उस डेरिवेशन को करने के लिए जितने भी गॉस थ्योरम के हैं ये पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना पड़ेगा। अभी गॉस थ्योरम ही पढ़ेंगे तब जाके कहीं हम लोग उसको करने के काबिल होंगे। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं? क्या बताया? इस दीवार से कितनी लाइन निकल रही है? हाँ एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। 1000 लाइन ऑफ फोर्स निकल रही हैं और इस पे जा रही हैं। ठीक, अब बीच में क्या रख दिया गया? एक सरफेस रख दिया गया। तो इससे जितनी लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हैं वही क्या है? फ्लक्स। अब देखना ट्विस्ट, देखना ट्विस्ट। अच्छा एक बात सुनो कि जो लाइन आ रही है इस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का। अगर इस सरफेस को ऐसा रख दिया जाए, कैसा रख दिया जाए? इस सरफेस को ऐसा रख दिया जाए तो लाइन ऑफ फोर्स इसमें से क्रॉस करेंगे ही नहीं, लाइन ऑफ फोर्स इसमें से क्रॉस करेंगे ही नहीं, ऐसे ही निकल जाएंगे। एक भी लाइन ऑफ फोर्स इसमें से क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में इससे रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा? इस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा? जीरो। इसका मतलब सरफेस को रखना कैसे है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर या फिर पैरेलल, इससे फर्क पड़ेगा। अभी हम लोग दो केस देखेंगे। लाइन ऑफ फोर्स कब? जब हमारा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हमारा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। तो दोनों केस अभी देखेंगे। ठीक है, तो एकदम अभी समझने के लिए, जब पैरेलल होगा ऐसे ही लाइन जा रही है सारी, ऐसे जा रही है, 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 तो इसमें से एक भी क्रॉस ही नहीं होगी। जब क्रॉस होगा ही नहीं तो फ्लक्स ही नहीं होगा। फ्लक्स कितना आएगा? जीरो आएगा। जब इस सरफेस को ऐसे रखा जाएगा तभी तो लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस कर पाएंगे, तो तभी क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। ऐसे फ्लक्स जीरो आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्या है? अब देखते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कुछ नहीं होता है, ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया। और एरिया वेक्टर एक क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर क्वांटिटी है जो इस सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर आता है। इस सरफेस के हमेशा इतना जटिल है एरिया वेक्टर, इतना जटिल है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर एक क्वांटिटी। अभी समझने के लिए इतना समझो कि एरिया वेक्टर कुछ होता है जो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। सरफेस ऐसे रख दी जाए तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, सरफेस ऐसे रख दी जाए एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। एरिया वेक्टर सरफेस ऐसे रख दी जाए, ये इसी में जुड़ा हुआ है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा। चाहे जैसे रख दिया जाए, ऐसे रख दिया जाए, एरिया वेक्टर नहीं बदलेगा। एरिया वेक्टर वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, वो सरफेस से 90 डिग्री पे ही रहेगा, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर समझ गए क्या होता है? ठीक, हमेशा सरफेस के कैसा रहता है? परपेंडिकुलर। अब क्या करते हैं? देखिए मेरे पास एक सरफेस है, जो कि थोड़ा तिरछा 3D में बनाते हैं। ठीक, मेरे पास एक सरफेस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब तुम लोग ने सुना जरूर होगा डिफरेंशिएशन, dA। इस सरफेस पे एक छोटा सा सरफेस लेते हैं, बहुत ही छोटा सा, एक पॉइंट भर का सरफेस, और देख लेंगे उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक, तो इस पॉइंट को लेते हैं, उस पर लिख देते हैं dA। इस पे क्या लिख देंगे? dA। मतलब एरिया तो पूरा एरिया है, और dA मतलब बहुत कम एरिया की बात की जा रही है, एकदम पॉइंट भर के एरिया। अगर A कर दे, A से एरिया, जो एरिया लिखा है वो A से एरिया की बात करेंगे तो पूरा एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें पूरा आ जाएगा, पूरा ये कवर आ जाएगा, पूरा कवर। लेकिन अगर dA की बात करें, dA मतलब होता है बहुत छोटा सा एरिया, इतना छोटा सा पॉइंट भर का एरिया। पॉइंट भर के एरिया से फ्लक्स निकालेंगे कि कितना फ्लक्स है, तो उससे क्या लिख देंगे? dA। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? dA। इस पॉइंट पर यहाँ पे देखते हैं dA, यहाँ पे क्या लिखेंगे? dA। इतना छोटा सा एरिया वेक्टर लिए dA। और ये डायरेक्शन किसका है? E वेक्टर का डायरेक्शन है। ये किसका डायरेक्शन है? E वेक्टर का डायरेक्शन है। ये किसका है? dA। इसकी बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पे dA। तो लिख देंगे द स्केलर प्रोडक्ट E वेक्टर डॉट dA इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंट। ठीक,
तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या होगा, फाई ई फार्मूला जो आएगा वो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, किसी डिफरेंशियल डी ए छोटे से छोटे एरिया पर और उसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डॉट प्रोडक्ट, मतलब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। यही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। किससे, इस छोटे से पॉइंट से, इस छोटे से पॉइंट से जो डी ए लिया है हम लोग ने, डी ए लिया है, इस छोटे से पॉइंट से कितनी लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस होंगी उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। छोटे से पार्ट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। और क्योंकि ये डिफरेंशियल पार्ट है इसलिए क्या लिख देंगे यहां पर, डीई। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये डी फाई ई है, डी फाई ई क्या है, क्योंकि छोटे से पार्ट से छोटा फ्लक्स। देखो एक एग्जांपल के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक। मान लीजिए कि किसी के, ऐसा एग्जांपल अच्छा नहीं है लेकिन, ठीक, किसी के स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ऐसा नहीं एग्जांपल देना चाहिए यार, लेकिन तो देते हैं एग्जांपल। किसी के, मान लीजिए कि लीवर में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लीजिए लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई किसी के, तो डॉक्टर उसको पूरे लीवर को निकाल के नहीं एग्जामिन के लिए भेज देता है लैब में। लीवर का छोटा सा टुकड़ा काटता है और उस छोटे से टुकड़े को लैब में भेज देते हैं कि इसमें क्या क्या कमी है या क्या क्या एक्सेस में है या क्या क्या बीमारी है, तो छोटे से टुकड़े को भेजता है लेबोरेटरी में। तो छोटे से टुकड़े की एनालिसिस होती है और उसके बाद उससे पता चल जाता है कि पूरा लीवर कैसा है। तो ये डी फाई निकालने, डी फाई ई मतलब हमने थोड़ा सा फ्लक्स देख लिया है, बहुत छोटे पार्ट से फ्लक्स देख लिया है। अब इसको क्या करेंगे, ये बहुत छोटे से पार्ट से ये फ्लक्स है। अब इंटीग्रेट का मतलब डिफरेंशियल पार्ट से, इस बहुत छोटे से पार्ट से ये क्या है, फ्लक्स की वैल्यू है। तो डिफरेंशियल पार्ट का मतलब डिफरेंशियल एरिया, बहुत छोटे से एरिया से। अब क्या करेंगे, पूरी सरफेस के लिए कितना फ्लक्स होगा, ये जो फ्लक्स की वैल्यू लिखी है ये छोटे से पार्ट के लिए लिखी है। अब कह रहे हैं पूरी सरफेस के लिए कितना फ्लक्स होगा। देखो डिफरेंशिएट मींस होता है तोड़ना, इंटीग्रेट मींस होता है जोड़ना। ऐसे ही डी फाई बहुत सारे हैं तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो हम लोग ने, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जान पाएंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे छोटे से पार्ट को। जब छोटे से पार्ट की स्टडी हो गई, फॉर फुल सरफेस, फॉर कंप्लीट सरफेस, पूरे कंप्लीट के लिए फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का क्या, इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट मींस होता है जोड़ देना, मतलब छोटे से पार्ट को। और अगर यहाँ पे डी फाई ई इसका मतलब बहुत सारे फाई ई, पूरे सरफेस के लिए फाई, तो डी और ये कैंसिल हो गया और खाली क्या बचा, फाई ई बचा। ये छोटे से पार्ट के लिए था, ये पूरे कंप्लीट पार्ट के लिए, कंप्लीट सरफेस के लिए क्या है, फ्लक्स। तो ये फॉर्मूला सब लोग याद रखेंगे फ्लक्स का, अगर कुछ समझ में नहीं आता। और तुम लोग को उम्मीद है कि वेक्टर प्रोडक्ट आता हो, स्केलर प्रोडक्ट आता होगा, डॉट प्रोडक्ट आता होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और ये थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, वो क्या है, थीटा। और यहाँ पे हमारा ए भी नहीं है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है। तो इसका मतलब अगर इसको ओपन करें, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक, इतना उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, वेयर डी ए क्या है, डी ए क्या है, एरिया वेक्टर ऑफ द स्मॉल एलिमेंट डी ए, वेक्टर ऑफ स्मॉल एलिमेंट डी ए। ठीक, तो देखते हैं अभी आगे क्या है। तो फाई ई इक्वल टू क्या आ गया, फाई ई इक्वल टू आ गया ई ए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, तुम लोग को डॉट प्रोडक्ट अभी बताया थोड़ी देर पहले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर लिखा है, इसका मतलब क्या, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा है, वेक्टर का मतलब यहाँ पे खाली क्या है, मॉड है। जैसे कोई लिख दे 5 i कैप, तो यहाँ पे i कैप क्या है, इस 5 का डायरेक्शन, मतलब फोर्स है, ये फोर्स लिख दे कोई 5 i कैप, मतलब 5 न्यूटन का फोर्स x की डायरेक्शन में लग रहा है। तो i कैप क्या है, डायरेक्शन।
तो यहाँ पे जो है वो डायरेक्शन के साथ है, यहाँ पे उसकी वैल्यू, जब यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी खाली 5 रखी जाएगी, ये है मॉड, उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड रखा जाएगा, ठीक है। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर में क्या होता है, खाली मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर है और यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी खाली मैग्नीट्यूड रखा जाएगा ए और बी का, और थीटा क्या है, ए और बी के बीच में एंगल, ठीक। अब इसको यहीं पे ही डॉट प्रोडक्ट वाला अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट ई मॉड ऑफ ई, मॉड लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है, ठीक है, मॉड ई मॉड डी ए कॉस थीटा, अभी फर्स्ट टाइम है इसलिए मॉड लगा दिया है, ठीक। तो ई कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, ई कॉस थीटा, थीटा चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगी, बाहर आ गई, डी ए का इंटीग्रेशन कर देंगे फाई, डी ए मतलब बहुत छोटा सा सरफेस का एरिया, मतलब ये सरफेस अभी बना था ना यहाँ पे, ये छोटा सा पार्ट डी ए। अब पूरी सरफेस के लिए निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब डी ए छोटा सा पार्ट इंटीग्रेशन करने देंगे डी ए का, इसका मतलब पूरे सरफेस के लिए। तो क्या ये आ जाएगा, ई ए डी ए का इंटीग्रेशन, मान ली इस पूरे सरफेस का एरिया कितना है, इस पूरे सरफेस का एरिया है कैपिटल ए, तो क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये हमारा मेन फॉर्मूला है किसका, फ्लक्स का, फाई ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ए इज द एरिया, और कॉस ये थीटा, ई और ए के बीच में एंगल। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आगे करते हैं केस फर्स्ट, आगे लेते हैं केस फर्स्ट। ये थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीटा क्या है, थीटा है ई और ए के बीच में एंगल। अभी देखना केस फर्स्ट व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल है, ठीक। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो इस कंडीशन में थीटा, इसका मतलब क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है, एंगल वो कितना है, 0 डिग्री। अब कैसे होगा 0 डिग्री, अब देखते हैं, ठीक है। ये है सरफेस, ये क्या है, सरफेस, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से आ रहा है, ये दीवार है पॉजिटिव चार्ज की, ये दीवार है निगेटिव चार्ज की, हमारे जो लाइन ऑफ फोर्स आ रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव, इस डायरेक्शन में लाइन ऑफ फोर्स चल रही है। तो अब क्या करना है, ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक, और एरिया वेक्टर, अब ये सरफेस है हमारी, ये सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही तो होगा, एरिया वेक्टर यही होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, कुछ भी हो जाए एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। तो एरिया सरफेस को कैसा रखा जाए कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल रहे। मेरा कहने का मतलब है कि ये ऐसे सरफेस है, ये सरफेस ऐसी रखी है, ऐसे है, ये बुक जो है ये ऐसी रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा रखना है कि ये सरफेस क्या हो जाए, एरिया वेक्टर और ई के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यही बेस है डेरिवेशन का, पूरा यही बेस है डेरिवेशन का। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे एक भी डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन हमको ऐसा ही रखना पड़ेगा, तभी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल आएगा, 0 डिग्री का। और जब ऐसी कंडीशन है तब बताओ इसमें फ्लक्स की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, कितनी आएगी ये नहीं पूछा है, आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया था जब ये सरफेस से कोई लाइन क्रॉस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होंगी, इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू आएगी। तो ये तो 90 डिग्री है, एकदम बारीक वाली बात यहाँ पर, ये बुक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री है, ये बुक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, लेकिन ये सरफेस 90 डिग्री है, लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। दूसरा एरिया वेक्टर लेके आते हैं, ये देखिए, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। समझ में आया, ये बुक कैसे रखी है, ऐसे रखी, इसका मतलब फ्लक्स की कुछ वैल्यू आएगी। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर थीटा, अरे थीटा, तो इस फॉर्मूले में फाई ई, इस कंडीशन में फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा की जगह पर कितना रख देंगे, 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू सबको पता है ई ए, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ई ए, मतलब कुछ फ्लक्स की वैल्यू आई किस कंडीशन में, जब थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा मतलब एरिया वेक्टर ई और ए के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। अब ले लेते हैं केस 2, केस सेकेंड क्या लेंगे, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, ये पहले वाले केस के लिए था, ये सरफेस ये यहाँ पे बना देते हैं, ठीक,
ये ई वेक्टर और ये डी ए वेक्टर, या ए वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब इस 90 डिग्री के लिए बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होगी नहीं, वही डायरेक्शन है क्योंकि उधर प्लस चार्ज है, ई वेक्टर। ठीक, ई वेक्टर सरफेस ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक, ई का डायरेक्शन तो वही है, ई वेक्टर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दिया है ना यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो इसका मतलब इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ, तो एरिया वेक्टर इसके 90 डिग्री तभी होगा जब सरफेस जो है ऐसी रखी हो। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है एरिया वेक्टर, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इसका मतलब सरफेस को कैसा रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में ही बताया, अगर आपकी सरफेस ऐसी रखी है तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं करेंगे इस सरफेस को। इस केस में फ्लक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे अभी प्रूव करके दिखाते हैं आपको। फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ई ए इंटू 0 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो बात समझ में आई। पूरे चैप्टर का सारांश यही है, पूरे टॉपिक का सारांश यही है कि जो थीटा होता है वो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल होता है। और क्या अगली चीज समझना है, कुछ भी हो जाए लेकिन एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक, ये दो चीज हमेशा आपको कंफर्म रखनी है, तो आगे सारे डेरिवेशन हो जाएंगे। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और ये जो थीटा होता है वो ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल होता है। बाकी फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे सारे डेरिवेशन हो जाएंगे। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा आसान है। यूनिट निकालना बड़ा आसान। फ्लक्स की यूनिट, क्योंकि यहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलाम, और एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। और ये तो एक एंगल है, एंगल की एक वैल्यू गिनती आती है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो फ्लक्स की यूनिट बन क्या गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। फ्लक्स की यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। ठीक, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कूलाम को ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, समझ में आ गया ये। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। अभी हम लोग को पढ़ना है गॉस थ्योरम, और उस डेरिवेशन को तब तक नहीं कर सकते जब तक इस लेक्चर को, इसको हम लोग क्लियर समझ ना सकें, तब तक इसको हम लोग कर नहीं सकते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो डालना है कि नहीं, अगली वीडियो डालना है या नहीं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब समझ गए हैं, गॉस थ्योरम समझेंगे, फिर गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, गॉसियन सरफेस पढ़ेंगे, और इस तरह से हम लोग सारा कुछ क्लियर कर लेंगे। एग्जाम से पहले सारी डेरिवेशन तैयार कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।